मौर्य शासक अशोक, हम में से प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में जानता है। भारत का महान राजा कहलाता है। अशोक मौर्य ने अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक अभिलेख लिखवाए, जिनमें वृहत अभिलेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख, लघु शिलालेख आदि चीजें शामिल की जाती है। आज के इस छोटे से सेशन में हम महत्वपूर्ण परिचर्चा करने वाले हैं अशोक के 14 अभिलेखों के बारे में। शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम चंदू जैन है। स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, अशोक के शिलालेखों से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। अशोक के अभिलेखों में दीर्घ शिलालेख है। दीर्घ शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर की विशाल शिलाओं पर लिखे गए जो लेख हैं, यह क्या कहलाते हैं? दीर्घ शिलालेख कहलाते हैं। मूल रूप से शासनादेश होते हैं। कुल 14 हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार लघु शिलालेख होते हैं। पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण अशोक के निजी जीवन की जानकारी है। कुल 18 है, 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ स्तंभ लेख क्या है? स्तंभों पर लिखी हुई जानकारी है। कुल 7 है जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के लघु स्तंभ क्या है? राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। कुल 5 है जो 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार गुहा लेख है, गुफाओं के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है। इन सभी की भाषा प्राकृत है। वह लिपि जो है वह क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल और केवल दीर्घ शिलालेखों को छोड़ दिया जाए। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनकी भाषा प्राकृत है। लिपि 4 है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, यूनानी है और अरामाइक है। यह एक सामान्य जानकारी है। इस तरह की जानकारी जब आप पढ़ते हैं, वो भी चित्र और मानचित्रों के माध्यम से, तो बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। इसकी पहला जो खोज है वह 1750 ईस्वी में टिफिन टेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया। भाषा क्या थी? प्राकृत थी। लेकिन कंधार यानी कि सर ए कूना अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो बाइलिंगुअल है, यानी कि 2 भाषाओं में लिखा गया है। यह 2 भाषाएं कौन सी है? यूनानी भाषा, जिसे हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं, और रामायिक भाषा है। क्या बात क्लियर हो गई? इसके अनुसार अशोक के धम्म का प्रभाव जो है वह बहेलियों पर भी रहा था। किस पर रहा था? बहेलियों पर भी प्रभाव पड़ा था। लिपि 4 है, ब्राह्मी लिपि है, जो कि बाएं से लेकर दाएं तरफ लिखा जाता था, सर्वाधिक लेख है। खरोष्टी लिपि है, जो मूल रूप से राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान है। इसी तरह यूनानी है और एक है अरामाइक लिपि, जो तक्षशिला और लघमान से हमें इसके शिलालेख मिले। ये बाइलिंगुअल शिलालेख का एक चित्र आप नजर आ पा रहे होंगे मेरे दोस्त। इसमें सर एक ऊना का यह अभिलेख है। ये एक ऊपर अरब अलग भाषा है, जिसे प्राय यूनानी भाषा माना जाता है, और नीचे वाली जो भाषा होती है अरामाइक भाषा होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब इसके बाद हम अशोक के 14 शिलालेखों की बात करें। उसके पहले एक शानदार जानकारी। 1 साल होने वाला है चंदू सर की क्लास के मंच को। बिल्कुल सही सुना आपने। हम मना रहे हैं हमारा पहला स्थापना दिवस 4 दिसंबर को। शून्य से लेकर के 2000 बच्चों तक का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इस अवसर पर, प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर 4 तारीख से लेकर के 13 दिसंबर तक जो है एक विशेष डिस्काउंट ऑफर आप सभी के लिए रहेगा। इसमें इतिहास के सभी कोर्सेज पर महा बचत आपको दी जा रही है। तो फिर देरी किस बात की? आज ही डाउनलोड करिए और प्रथम स्थापना दिवस ऑफर का लाभ उठाइए सर। एक एक सीढ़ी चढ़ करके आज हम इस पायदान पर पहुंचे हैं कि हम प्रथम स्थापना दिवस मना पा रहे हैं। बड़ा गर्व का विषय है सर। ठीक है, चलिए अशोक के 14 शिलालेखों को समझिएगा। मूल रूप से अशोक के दीर्घ शिलालेख कहलाते हैं। पहला शिलालेख क्या कहता है? अशोक का पहला शिलालेख कहता है कि समाज और उत्सव जो है इनको निषेध किया जाना चाहिए। आप हमारे समाज में किसी भी प्रकार का उत्सव मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्यों मतलब नहीं है? इसने कहा जी बंद करो। इससे बढ़िया आप माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो। ठीक है। यह कहता है पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया जाए। बेवजह निरह पशु को मार करके क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया। एक आता है जी दूसरा शिलालेख। यह पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनवाने की बात करता है कि भैया पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनाए जाने चाहिए। लोक कल्याण के कार्यों की बात करता है। ठीक है, कि लोक कल्याण के कार्य। कहा जाता है कि सम्राट अशोक दुनिया का पहला राजा था जिसने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनाए थे। एक प्रश्न आपके लिए देकर के जा रहा हूं, क्या मध्यकालीन भारत में भी हमें एक ऐसा राजा मिलता है क्या
जिसने जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तीसरा शिलालेख जो है, इसमें कुछ अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। इनको आदेश दिया कि आप हर 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करेंगे। ठीक है, तो प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त की बात इसमें आती है। इसी तीसरे शिलालेख में अहिंसा, अल्प संग्रह और अल्पव्यय जो है, इनके बारे में कहा गया कि ये धम्म के लिए बेहद आवश्यक है। धम्म मूल रूप से प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है धर्म। अगर आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं तो अहिंसा, अल्प संग्रह और अल्पव्यय, किसी की भी प्रति हिंसा मत करो। ठीक है, उतना ही आपके पास इकट्ठा करो जितनी आपकी आवश्यकता है, और अल्पव्यय ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ये आवश्यक है। माता पिता की सेवा करो। चौथा शिलालेख युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति की बात करता है। अशोक कहता है, मैंने युद्ध किया, क्या कर लिया? कलिंग का युद्ध किया, ठीक है, लाखों लोगों को मार डाला। हे अशोक, ये मैंने क्या कर डाला? ठीक है, हे अशोक, ये तूने क्या कर डाला? तो ये कहता है जब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद का विषय भी हुआ। विवाद इस तरह का हुआ कि आखिरकार अशोक ने युद्ध नीति का त्याग क्यों किया? क्या अशोक की आवश्यकताएं पूरी हो चुकी थी? क्या मगध का साम्राज्य जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था? ये सब चीजें मानते हैं। पांचवा शिलालेख है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। यह धर्म की रक्षा करने और बंदियों की रिहाई करने के लिए नियुक्त किए गए थे। यह यवनों, कंबोजों, गांधारों, पितनिकों और रिष्टिकों और पश्चिम में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उनको कष्टों को दूर करने का कार्य करते थे। तो धम्म महामात्र जो है, इनका मूल कार्य जो है धर्म की रक्षा करना, बंदियों की रिहाई करना, और कुछ ऐसे लोग जो कष्ट में थे उनको कष्ट दूर करने की जानकारी 5वें शिलालेख में मिलती है। बिल्कुल ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छठा शिलालेख है, अशोक ने प्रतिवेदकों, प्रतिवेदिका होते हैं एक प्रकार के संवाददाता, ठीक है, यानी कि समाचार देने वाले, इनको आदेश दिया कि सुनो, मैं जहां भी रहूं मुझे मेरी प्रजा की जानकारी मिलती रहनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप यहाँ पर हैं, हम आपको किस तरह से जानकारी देंगे। नहीं, मैं जहां कहीं भी रहूं मुझे मेरी प्रजा की हर प्रकार की जानकारी मिलती रहनी चाहिए। यह कहता है कि लोक कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। सम्राट अशोक ने कितनी गजब की बात कही है कि लोक कल्याण जो है यही मेरा कर्तव्य है। सातवां शिलालेख, सभी धर्मों में पवित्रता और आत्म संयम होना चाहिए। ठीक है, आठवां शिलालेख कहता है अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया से आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की थी। बोध गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था सर। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में उसी बोध गया पे एक निर्णय लिया कि मैं सम्राट अशोक अब आखेट यात्रा के स्थान पर की शिकार नहीं करूंगा। अब आखेट यात्रा के स्थान पर क्या करने जा रहा हूं जी? धम्म यात्रा करने जा रहा हूं। ठीक है, नवा शिलालेख क्या कहता है कि लोग, विशेष तौर पर महिलाएं, सारहीन मंगल कार्य करती है, उसके स्थान पर धम्म मंगल करें। जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर उसने कहा लोग, विशेष तौर पर महिलाएं जो सारहीन मंगल करते हैं, यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, बुराइयां करती है, बेकार बात है ना। ऐसा काम करो कि धम्म मंगल हो। इसमें ही धम्म मंगल को जो है वह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार 10वां शिलालेख है, धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है कि धम्म ही श्रेष्ठ है। 11वां शिलालेख कहता है कि साधारण दान के स्थान पर धम्म दान करना चाहिए। आप साधारण दान मत करिए, धम्म दान का प्रयोग करिए। 12वां शिलालेख है, यह धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। इसमें बताया गया है कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म के सिद्धांतों को जाने। ये जरूरी नहीं है कि आपका धर्म ही सही बात कहता हो, दूसरा धर्म हो सकता है, अगर वहां से भी हमें एक बात मिल रही है तो हमें उसे भी ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार 12वें शिलालेख में ही सर्वधर्म संभाव की अवधारणा बताई गई है। सभी धर्मों को साथ में रहना चाहिए। इसमें वचो गुप्ती यानी कि वाणी संयम और समवाय यानी कि मेल जोल का उल्लेख आया है। अधिकांश लड़ाइयां पता है क्यों होती है सर? वाणी पर संयम ना होने की वजह से होती है। परिवार में कलह क्यों होता है? एक ज्यादा बोल जाता है साहब, इसीलिए कलह हो जाता है। अगर आपने वाणी पर संयम रख लिया तो किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। इसके प्रकार 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध और जंगल में रहने वाली
8वीं जातियों का उल्लेख आया। 8वीं जातियां कौन थी सर? एक प्रकार की जंगली जनजातियां हुआ करती थी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कलिंग युद्ध की जानकारी कहां पर मिलती है? 13वें शिलालेख में मिलती है। धम्म विजय को साधारण विजय से ज्यादा बड़ा बताया। धम्म विजय हर कोई नहीं कर सकता। सम्राट अशोक कहता है साधारण विजय क्या, युद्ध किया जी, अगर आपके पास ताकत है तो जीत जाओगे, हिम्मत है तो धम्म को अपना करके दिखाओ और प्रजा को मनाओ कि हाँ तुम्हें धम्म को मानना पड़ेगा। दक्षिण में चोल, पांडे और श्रीलंका पर धम्म विजय की गई थी, इसकी भी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए 14वां शिलालेख है। यह शिलालेख राजा प्रियदर्शी के द्वारा इसलिए खुदवाए गए ताकि लोग धम्म के सिद्धांतों की पालना कर सके। अंतिम 14वें शिलालेख में निष्कर्ष बताया गया। यह जितने भी शिलालेख खोजे गए हैं, यह शिलालेख मूल रूप से इसलिए खुदवाए गए हैं, यह शिलालेख इसलिए खुदवाए गए हैं ताकि लोग धम्म के सिद्धांतों की पालना कर सके। लेकिन एक नोट है। नोट क्या है? जब हम 14 शिलालेखों को पढ़ते हैं, मूल रूप से 14 शिलालेख क्या है, एक संक्षिप्त सी भाषा में समझिएगा। सम्राट अशोक ने एक बड़ा सा पत्थर लिया, बड़े से पत्थर को लेकर के उस पर 14 घोषणाएं लिखवा दी और उनको 8 विभिन्न स्थानों पर लगवा दिया। समझ में आ गई क्या बात? वो था 14 शिलालेख। तो पृथक कलिंग लेख हमें मिलते हैं किनके स्थान पर? शिलालेख संख्या 11, 12 और 13 के स्थान पर 2 पृथक कलिंग लेख मिलते हैं। अभी मैं बता दूंगा। धौली प्रशासनिक केंद्र धौली का तोसली था। जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र संपा था। धौली और जोगढ़ से प्राप्त शिलालेखों में 11, 12 और 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग लेख मिलते हैं जो तोसली और संपा के जिला अधिकारियों को संबोधित किए गए हैं। ठीक है, तो धौली और जोगढ़ से हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उन धौली और जोगढ़ के अभिलेखों में 11, 12 और 13 नंबर के लेख नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके स्थान पर 2 अलग से कलिंग लेख लिखाए गए हैं जो धौली के प्रशासनिक केंद्र तोसली और जोगढ़ के प्रशासनिक केंद्र संपा के जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए आते हैं। क्लियर? क्या क्या लिखा गया है? प्रथम कलिंग लेख में सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, सम्राट अशोक कहता है। इस लेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई है। द्वितीय कलिंग लेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है, यानी कि अशोक कलिंग के लोगों को बार बार बोल रहा है, घबराओ मत, तुम सब मेरी ही संतान हो। मैंने क्या कहा? 14 शिलालेख है। 14 शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं, तो आपको ये 8 स्थान पता होना चाहिए। इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाई है, शाम को जो सोए वो गधा होए। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालसी देहरादून पाकिस्तान, जोगढ़ गंजाम उड़ीसा, सोपारा थाने महाराष्ट्र, एर्रागुड्डी कुर्नूल आंध्र प्रदेश जो ब्रोस्तो प्रोदोन लिपि में है, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, पूरे 14 शिलालेख मिलते हैं और धौली पुरी उड़ीसा। तो ये थे अशोक के 14 शिलालेखों की अद्भुत क्लास। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाकी 4 दिसंबर हमारा स्थापना दिवस है चंदू सर की क्लास का, तो इस अवसर पर हम लेकर आए हैं एक शानदार ऑफर आप सभी विद्यार्थियों के लिए। विशेष छूट रहने वाली है इतिहास के सभी कोर्सेज पर 4 तारीख से लेकर 13 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं। कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स अलग से लिख करके दे रहे हैं। सारे के सारे नए कोर्सेज है, कोई पुराना कोर्स नहीं है 2-4 साल 5 साल पुराना, ना जी ना, बिल्कुल लेटेस्ट और पूरी तरह से अपडेटेड कोर्स हम आपको दे रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा कि अगली क्लास में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।